नमस्कार दोस्तों। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उस विषय की बहुत ही गहराई से अध्ययन की ज़रूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एस के पांडे की किताब जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका द्वितीय अध्याय मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन हम आपको लेके आए हुए हैं अपने वीडियो के जरिए। उसके बाद उसके सारे अध्याय को हम अपने वीडियो के अलग अलग पार्ट्स में बना के आपको रखेंगे, आपके सामने आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि हमारे जो इतिहास विषय से देने वाले विद्यार्थी हैं, पीजीटी का, टीजीटी की परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होगी, साथ ही साथ ये अन्य परीक्षाओं में जहाँ पे ये इतिहास एक विषय के रूप में पूछा जाता है, वो उनको ज़रूर लाभ देगा। और इसके साथ साथ जनरल स्टडी के तौर पर भी इसके बहुत से सवाल जो यूपीएससी, यूपी, पीएससी, यूपी, ट्रिपल एससी या अन्य एक दिनी परीक्षाओं में इतिहास से, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पूछे जाएंगे, वो आपको लाभ प्रदान करेगा। अब आपको मैं एक एक लाइन पूरा पढ़ूंगा और पढ़ते हुए पूरी किताब पढ़ूंगा। अब आपको ये लगेगा कि सर ये क्यों, केवल पढ़ने का क्या मतलब है, वो तो हम ही पढ़ लेंगे। तो ठीक है, आप बिल्कुल पढ़िए और अपने सामने रख कर के पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। हम इस वीडियो के ज़रिए आपकी मदद करेंगे, लेकिन हाँ, हम पढ़ेंगे ज़रूर, पर उसके साथ साथ उस पैरा के अंदर, उस लाइन के अंदर कैसे सवाल बन सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे एक प्रकार से उसकी व्याख्या हो जाएगी। तो किताब तो है ही है आपके सामने, पर हम आपके सामने व्याख्या कर देंगे, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपको काफ़ी सवाल अच्छे से हल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपके शायद ये रट्टा मारी की प्रवृत्ति भी शायद कम हो सकेगी। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। शुरुआत करते हैं दोस्तों। मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो गई। उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। औरंगजेब राज्य के बंटवारे के लिए वसीयत लिख गया था जिससे उत्तराधिकार का युद्ध न हो। वसीयत के अनुसार उसकी इच्छा थी कि उसके सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबे मिले तथा उसकी राजधानी दिल्ली हो। मोहम्मद आजम को आगरा, दक्कन के सूबे, मालवा तथा गुजरात मिले, और जबकि उसके सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर था, आजम अहमदनगर में तथा कामबख्श बीजापुर में। मुअज्जम सीधा दिल्ली आया। रास्ते में ही लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित किया। बहादुर शाह के बेटे अजीमुस्सान ने आगरा पर अधिकार कर लिया। कामबख्श ने बीजापुर में अपने को बादशाह घोषित किया। आजम ने आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगाया। तो दोस्तों, 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहादुर शाह ने आजम को पराजित करके मार डाला। इसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे गए। तो दोस्तों, इसमें सवाल आता है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। तो जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध बहादुर शाह तथा आजम के बीच हुआ था। बहादुर शाह जब हम कहेंगे तो आप समझिए कि ये मोहम्मद मुअज्जम की बात हो रही है। और जो अभी अभी पैरा हमने पढ़ा, उससे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं वो है औरंगजेब की मृत्यु के लिए जो 3 मार्च 1707 ईस्वी को, और किन जगहों पे ये हुआ था, अहमदनगर में। उस समय उसके 3 पुत्र थे, मोहम्मद, आजम और कामबख्श। तो 3 पुत्र जीवित थे। इस पर भी सवाल आ सकता है कि कितने पुत्र जीवित थे। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद जो है आप ये सवाल आ सकता है कि ये बताइए क्या अपना उत्तराधिकार तय करके गया था औरंगजेब? हाँ, उत्तराधिकार तय करके गया था। साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने उत्तराधिकार तय करके गया था। और उत्तराधिकार के अनुसार अगर सवाल पूछता है कि उत्तराधिकार के अनुसार आप बताइए कि क्या उस उत्तराधिकार में वो वसीयत में अपने लिख के औरंगजेब गया था, तो वो लिख करके गया था कि उसके सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबे मिले, 12 सूबे मिले और उसकी राजधानी दिल्ली हो। ठीक है। और जबकि आजम के लिए आगरा दक्कन का सूबा, मालवा और गुजरात। तो दोस्तों कामबख्श के लिए बीजापुर था, हैदराबाद। अच्छा, एक सवाल और आ सकता है कि मोहम्मद मुअज्जम कहाँ पे था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई? तो वो कहाँ पे था? तो अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर था। ठीक है। और इसके साथ साथ यह पूछ सकता है कि ये बताइए मुअज्जम किस रास्ते से आया? तो मुअज्जम दिल्ली किस रास्ते से आया? लाहौर के। ठीक है, मुअज्जम सीधे दिल्ली आया और रास्ते में ही लाहौर के, ये देखिए लिखा हुआ है बहादुर शाह के नाम से वो। तो आगे इसमें जो लड़ाई पूछेगा वो यही है कि इसकी लड़ाई यानी जजाऊ की लड़ाई किनके किनके बीच हुई। अब मित्रों हुआ क्या, आगे हम आपको बताते हैं कि बीजापुर का युद्ध। बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध जनवरी 1709 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध बहादुर शाह और कामबख्श के बीच हुआ। ठीक है। और इसमें कामबख्श की मृत्यु हो गई, कामबख्श का पुत्र भी युद्ध में मारा गया। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम 1707 से लेके 12 ईस्वी तक। और इसमें हेडिंग है शाह बेखबर और लिखा है ब्रैकेट में खाफी खां द्वारा। तो दोस्तों यह हेडिंग यह इंडिकेट करता है कि बहादुर शाह प्रथम मोहम्मद मुअज्जम था, जो शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक उसने शासन किया था। और उसकी एक अन्य उपाधि है शाह बेखबर की। शाह बेखबर की उपाधि दिया था खाफी खां ने। ठीक है। अब आगे आइए पैरा पढ़ते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। वह विद्वान, आत्मगौरवपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते एवं मेल मिलाप की नीति अपनाई। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों में से कुछ को बदल दिया। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुता का रुख अपनाया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ के राजपूतों पर पहले से ही अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जय सिंह को हटा करके उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश भी की, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। अतः उसने दोनों राज्यों से तुरंत समझौता कर लिया। दोस्तों उसके बाद राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य में फिर से मिल गए। राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गए, परंतु उच्च मनसबों तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति भी उसकी नीति अस्थिर रही। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। उसने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। इससे साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे तथा दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद के साथ संधि कर और एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की, परंतु जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने बगावत का झंडा पंजाब में बुलंद किया, तब बादशाह ने स्वयं विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलज और यमुना के बीच लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि
बादशाह लौहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1712 ईस्वी में उन्होंने लौहगढ़ वापस ले लिया। लौहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। तो दोस्तों आगे का पैरा इस प्रकार है। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में गया। इस पर सवाल बन सकता है दोस्तों कि बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ कोटेलार आया। इस शिष्टमंडल का दरबार में जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री थी जूलियाना, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी जूलियाना को बीबी अथवा विधवा आदि की उपाधि दी गई। इस पर भी सवाल आता है दोस्तों कि बीबी अथवा विधवा की उपाधि किसी दी गई, तो पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को दिया गया। अब हम अगला पैरा आपके सामने पढ़ते हैं दोस्तों। बहादुर शाह के दरबार में ये तो हमने आपको बता दिया। अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान। हाँ, ये पैरा है बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान। ये देखिए, बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नत करने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई दोस्तों। इसके शासनकाल में शाही खजाने में जो कुछ रकम बची थी वह खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश 1712 ईस्वी में उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया। तो इस तरह 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। इसी गृह युद्ध के कारण उसका शव 10 सप्ताह बाद भी दिल्ली में दफनाया नहीं जा सका। इसी गृह युद्ध के कारण दोस्तों, तो बहादुर शाह को शाह बेखबर भी कहा जाता है। तो ओवन सिडनी ने उसके बारे में लिखा है और इस पर सवाल आता है स्टेटमेंट के रूप में कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यह है स्टेटमेंट। किसके विषय में है? तो बहादुर शाह के विषय में है। और किसने कहा? ओवन सिडनी ने कहा। दोस्तों अगला पैरा है बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। फिर से हम रिपीट करते हैं, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। इनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें उनका एक कम बालिग बेटा जहांदार शाह विजयी रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिला। दोस्तों अगला पैरा है कि अगला पैरा है जहांदार शाह के बारे में। तो जहांदार शाह 1712 से लेकर के 1713 की ईस्वी। तो जहांदार शाह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जहांदार शाह एक कमजोर तथा पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। उसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथों में था, जो वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया। ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार खां ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया तथा मिर्जा राजा की पदवी दी। इस तरह जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी जहांदार शाह ने दी थी। मारवाड़ को अजीत सिंह को दिया और महाराज की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जहांदार के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खान ने चूड़ामन, जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखी। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की, परंतु उसने एक गलत प्रवृत्ति क्या की? इजारा को बढ़ावा दिया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह जहांदार शाह ने इजारा को बढ़ावा दिया जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। अगला पैरा है, इसके काल में अमीरों ने गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा के सूत्रपात हुआ, क्योंकि जुल्फिकार
खां वजीर की शक्ति में वृद्धि करके शक्तिशाली होना चाहता था। जुल्फिकार खां ने सारे प्रशासनिक दायित्व अपने एक नज़दीकी व्यक्ति सुभग चंद्र के हाथों में दे दिए थे, जिसके व्यवहार से लोग त्रस्त हो गए। जहांदार शाह ने अपने धाय भाई कोकलताश को महत्वपूर्ण पद दे दिया। इस तरह आप देखिए दो नाम आ रहा है, सुभग चंद्र का और कोकलताश का। सुभग चंद्र जो है ये आपका जुल्फिकार खां के द्वारा इसको ये नज़दीकी व्यक्ति था जुल्फिकार खां का, तो उसके हाथ में था। और उसके बाद उसका धाय भाई था जहांदार शाह का धाय भाई कोकल ताश को महत्वपूर्ण पद दिया। कोकल ताश ने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसका कार्य सम्राट की शक्तियों को उसी के हाथों में केंद्रित रखने का था। इस पे सवाल आपके पीजीटी में बन सकता है, सुभग चंद्र और कोकल ताश पर। दोस्तों अगला पैरा है दोस्तों, कोकल ताश का हमने आपको बता दिया। अगला पैरा है, जहांदार शाह लाल कुंवर नामक वैश्या पर आसक्ति था। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, ये मैंने दोबारा कर दिया। यहाँ से जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक वैश्या पर आसक्त था। ये आता है सवाल, उस वैश्या का नाम बताइए, तो लाल कुंवरी उसकी, ठीक है, उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया था। ठीक, जहांदार के भतीजे फर्रुख शेर ने सम्राट के पद का दावा किया और उसकी सहायता सैयद बंधुओं ने की। ठीक है, आगरा में जहांदार के साथ 1713 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जहांदार पराजित कर मार दिया गया। अब अगला जो टॉपिक जो हेडिंग है फर्रुख शेर के बारे में, 1713 से 1719 तक दोस्तों जहांदार शाह के बाद फर्रुख शेर आ चुके हैं। फर्रुख शेर को अपनी जीत सैयद बंधु किसके, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां वाराहा के कारण मिली। तो दोस्तों यहाँ पे सैयद बंधु आ गए, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये सवाल पूछता है कि सैयद बंधु ने किसको बैठाया शासन पर, तो ये फर्रुख शेर को बैठाया। अब्दुल्ला खां को क्या बनाया गया, वजीर का पद एवं कुतुबुल मुल्क की उपाधि मिली। ठीक है, कुतुबुल मुल्क की उपाधि मिली। और जबकि हुसैन अली को अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी का पद मिला। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, मीर बख्शी का पद मिला। अगला पैरा है, फर्रुख शेर के आदेश के द्वारा जुल्फिकार खां को धोखा देकर मार डाला गया तथा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। फर्रुख शेर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। दोस्तों देखिए, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, फर्रुख शेर ने। और इसी जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अभी इसके पहले किसने दिया था, जहांदार शाह ने। इस तरह आपका ये प्रश्न तैयार होता है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख शेर से कर दिया। तो फर्रुख शेर से विवाह किसने किया था, किस राजा ने किया था, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने किया था। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने फर्रुख शेर की गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरह जजिया को समाप्त करने वाला कौन था, फर्रुख शेर था। इसी प्रकार कई जगहों में तीर्थयात्री कर को हटा दिया गया। तीर्थयात्री कर को किसने हटाया, फर्रुख शेर ने हटाया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। फर्रुख शेर के समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। इस तरह अगर आपसे सवाल पूछता है कि किस मुगल शासक के समय बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में दिल्ली में फांसी दी गई, तो फर्रुख शेर के समय में। और 1717 ईस्वी में ये सवाल बहुत आता है, 1717 ईस्वी में फर्रुख शेर के द्वारा ही अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया गया और इसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट प्राप्त हुई। यह सवाल पूछता है कि शाही फरमान के द्वारा किसने 1717 ईस्वी में व्यापार में छूट अंग्रेजों को प्रदान की, तो फर्रुख शेर ने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम आपको अगला टॉपिक पे ले चलते हैं, अगले पैरा पे। ये है, सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू को स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सर देशमुखी वसूल करने के अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया और बदले में साहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के साथ दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गया। और धीरे धीरे फर्रुख शेर सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा
बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखशियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी। मुगल। तो आपको यहाँ से जो सवाल मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि किसने किस किससे मिल गए ये सैयद बंधु और मिल करके फर्रुखशियर को हटाने की कोशिश किए या हटा दिए। तो पेशवा से 1719 ईस्वी में, और इसके लिए बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे, मतलब नाम बालाजी विश्वनाथ है, और दिल्ली से संधि किया था, दिल्ली में, ठीक है, और मराठों से सैन्य सहायता लिया था। ठीक, तो फर्रुखशियर मारा गया। और यह एक बहुत अच्छा सवाल है कि मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला मामला था, यह पहला उदाहरण था। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है। इसके बाद रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दराजात को शासक बनाया गया, और आगे इस प्रकार है। अब हम रफ़ी उद दराजात के बारे में 28 फरवरी से लेकर के 4 जून 1719 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके विषय में हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसे भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बिठाया था। इसकी मृत्यु क्षय रोग यानी कि टीबी के कारण हुई। दोस्तों जो रफ़ी उद दरजात हैं और रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, इन लोगों के विषय में यह सवाल बनता है कि किस रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई। तो रफ़ी उद दरजात की मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से हुई थी। और इस काल की उल्लेखनीय घटना क्या था? निकुसियर का विद्रोह। निकुसियर का विद्रोह जिसने आगरे के दुर्ग पर अधिकार कर अपने सम्राट पद की घोषणा कर दी थी। निकुसियर था कौन दोस्तों? निकुसियर अकबर सेकंड का पुत्र था। तो ये सवाल आपको बन सकता है कि निकुसियर कौन था? ये अकबर सेकंड का पुत्र था। किसके काल में ये विद्रोह हुआ? किस मुगल शासक के? तो रफ़ी उद दरजात के। ठीक, अब आ जाइए रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी। रफ़ी उद दरजात के मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने इसे गद्दी पर बैठाया था। ठीक दोस्तों, और रफ़ी उद दौला ही है जिसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि प्राप्त की। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने प्राप्त की? ये आपसे सवाल पूछता है। शाहजहां द्वितीय की उपाधि रफ़ी उद दौला ने प्राप्त की। और यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस लेके चला गया था, जिसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि शाहजहां द्वितीय तो आपको बता दिए कौन था, रफ़ी उद दौला ही था। और दोस्तों अपनी विधवा पुत्री को किस हरम से वापस ले गया था? अजीत सिंह ने अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गया था। ये किस शासक के काल में हुआ? रफ़ी उद दौला के काल में हुआ दोस्तों। ठीक है, और पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। अब रफ़ी उद दौला अफीम का आदि एक बीमार युवक था। तो रफ़ी उद दौला की मृत्यु पेचिस नामक बीमारी के कारण हुई। इस पर सवाल पूछता है कि रफ़ी उद दौला की मृत्यु किसके कारण हुई? तो पेचिस के कारण हुई। और जबकि अभी मैंने आपको बताया था रफ़ी उद दरजात की मृत्यु टीबी के कारण हुई थी। और अफीम का आदि ये था रफ़ी उद दौला। ठीक है, अब आगे एक बहुत अच्छा शासक आ गए हैं, बहुत अच्छे, मतलब कि थोड़ा सा फेमस है, मोहम्मद शाह। थोड़ा लंबा है दोस्तों, रोशन अख्तर इनका नाम था। तो आपको याद रखना है कि रोशन अख्तर किसके नाम से? मोहम्मद शाह। 1719 ईस्वी से लेकर के 1748, रिपीट करते हैं, 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी। दोस्तों यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह के पुत्र थे। तो इस तरह क्लियर होता है कि मोहम्मद शाह यानी कि रोशन अख्तर जहान शाह के छोटे बेटे थे। और ये विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए इनको रंगीला की उपाधि मिली थी दोस्तों। तो रंगीला किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ, ये सबसे खास बात थी। सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह के काल में हुआ। इस पे भी सवाल पूछ सकता है। सैयद बंधुओं के पतन के बाद उसका पहला वजीर मोहम्मद अमीन खां हुआ। इसने बादशाह को सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। मोहम्मद शाह के काल में निजाम उल मुल्क
ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। शहादत खां ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। राजपूताना क्षेत्र भी इसी के काल में प्रायः स्वतंत्र हो गए। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे केवल 500 घुड़सवार लेकर के केवल 500 घुड़सवार लेकर के केवल 500 घुड़सवार लेकर के मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाए, परंतु उनका किसी ने भी विरोध नहीं किया। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में अधिकतर प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। दोस्तों कितना बढ़िया इस पे सवाल बनने वाला है और बनता है कि जैसे हैदराबाद राज्य स्वतंत्र हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया है, और नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया दिल्ली पर। हाँ, बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा आ गए 1737 में दिल्ली में। तो इतनी घटनाएं किस मुगल शासक के काल में है? मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। इसका पीरियड नोट कर लीजिए, 1719 से 1748 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के बाद अब आ गए हैं अहमद शाह, 1748 से 1754 ईस्वी तक। तो अब हम इनके विषय में आपको बताते हैं। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र ये था, अहमद शाह। ठीक है, और अहमद शाह का जन्म किससे हुआ था, इस पर सवाल आता है। अहमद शाह का जन्म हुआ था एक नर्तकी से। ठीक है दोस्तों, एक नर्तकी से। तो जिसके साथ मोहम्मद शाह ने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। इस मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। उल्लेख मिलता है कि सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगे थे। समझिए ये हाल हो गया था। कई जगह वेतन न मिलने से सेना ने विद्रोह कर दिया। इसी के काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया। इसके समय में राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता ऊधम बाई उपाधि का किबला ए आलम। इसके समय में इसका प्रिय हिजड़ा जाबिद खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था। सफदर जंग ने जब जाबिद खां की हत्या करवा दी, तब अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बनाया। इसी गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डलवा दिया था। जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर सेकंड को गद्दी बैठाया था। इसने आलमगीर सेकंड की भी हत्या करवा दी। दोस्तों अब सवाल देखिए, सबसे बढ़िया सवाल जो अहमद शाह के ऊपर बनने वाला है, बनता है, वो है इनका जन्म किससे हुआ, नर्तकी से हुआ। ठीक है, मोहम्मद शाह के पुत्र थे। अब आइए इस पे और एक सवाल जो आता है कि कौन ऐसा मुगल सम्राट है जिसके काल में से जो है वेतन देने के लिए सेना को शाही सामान भी बिकने लगा था। दोस्तों शाही सामान बिकने लगा था सेना को वेतन देने के लिए, किसके काल में, अहमद शाह के काल में। और एक नाम आया है ऊधम बाई का, आप देख सकते हैं ऊधम बाई, ये देखिए ऊधम बाई। तो ऊधम बाई की उपाधि क्या थी मालूम है, किबला ए आलम। तो ऊधम बाई क्या है, यही सारी राजकीय कामकाज का नेतृत्व करती थी। और इनका अहमद शाह का प्रिय हिजड़ा कौन था, जाबिद खां। ठीक है, यही था जो पॉलिटिक्स का नेता बन चुका था उस समय। और सफदर जंग ने जब जाबिद खां की जब हत्या करवा दी, तब अहमद शाह ने अब किसको बना लिया, इदामुल मुल्क। और यही इदामुल मुल्क अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डलवा दिया, और उधर उसके पुत्र जहांदार शाह के आलमगीर सेकंड को गद्दी बैठा दिया। ठीक है, और बाद में आलमगीर सेकंड की भी हत्या हो गई। तो आइए आलमगीर सेकंड के बारे में हम जानते हैं। अहमद शाह के बाद 1754 से लेकर के 1758 ईस्वी तक आलमगीर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आपसे इसका नाम पूछेगा कि ये बताइए, अजीमुशान, अजीजुद्दीन दोस्तों, अजीजुद्दीन किसका नाम था, आलमगीर द्वितीय का ही था। इसके काल में अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में के समय यही मुगल सम्राट था। अब आपसे ये सवाल पूछेगा कि प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों आप तुरंत लगा दीजिए आलमगीर द्वितीय, यानी कि अजीजुद्दीन। ठीक है, अब अजय शाहजहां तृतीय 1758 ईस्वी से लेकर के 1759 ईस्वी तक। आलमगीर सेकंड की हत्या के बाद उसका पुत्र आलमगौर। देखिए ये बहुत अच्छा यहाँ से सवाल बनता है कि आलमगीर द्वितीय की जब हत्या हुई तो उसका पुत्र अली गौहर कहाँ था। तो दोस्तों अली गौहर बिहार में था, जहाँ इसने शाह आलम सेकंड के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया था। बहुत गजब पॉइंट है यहाँ पे। तो इसी पॉइंट पर सवाल पूछता है, हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वो कन्फ्यूज़न आप अपना दूर करिए दोस्तों। ठीक है,
हम दूर करने की कोशिश करते हैं। उसका पुत्र अली गौहर था बिहार में, किसका? आलमगीर द्वितीय का, जिसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो यही आलमगीर द्वितीय जो है, शाह आलम सेकंड के नाम से बादशाह अपने आप को बिहार में घोषित कर दिया था। ठीक है, तो बिहार में इसने अपने आप को घोषित कर दिया था। तो पूछता है कि ये बताइए, अली गौहर का क्या नाम था? शाह आलम सेकंड, या शाह आलम सेकंड का क्या नाम था? अली गौहर। तो अब उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर, मुही उल मिल्लर, देखिए यहाँ देखिए, मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया। तो इस प्रकार आलमगीर सेकंड के मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासन रूढ़ हुए। यही आपको पकड़ना है दोस्तों। ऐसा है जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मुगल सम्राट मुगल साम्राज्य में कितने बादशाह बन गए थे? दो बादशाह बने, वो भी अलग अलग स्थानों पे। एक तो आलमगीर द्वितीय का लड़का था अली गौहर, जो उस समय बिहार में था, तो शाह आलम सेकंड के नाम से बादशाह घोषित हुआ। और दिल्ली ने क्या किया कि दिल्ली में क्या हुआ कि कामबख्श के पौत्र नाम था मुही उल मिल्लर, उसको शाहजहां तृतीय के नाम से बैठा दिया। तो शाहजहां तृतीय के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब आ जाइए शाह आलम द्वितीय, जो कि किसका लड़का था? देखिए, शाहजहां तृतीय का आप पीरियड नोट कर लीजिए, 1758 से 1759 तक, यानी कि दिल्ली में शाहजहां तृतीय, जो कि कामबख्श का लड़का था और पौत्र था, उसने शासन किया। जस्ट अली गौहर के मरने के आलमगीर द्वितीय के मरने के बाद। लेकिन शाह आलम द्वितीय, जो कि आलमगीर द्वितीय का लड़का था, वो भले बिहार में अपने आप को घोषित कर दिया था कि हम बादशाह हो गए, लेकिन शासन इसका चला जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक। तो आइए शाह आलम द्वितीय के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसका नाम अली गौहर था। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, तथा बक्सर का भी युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को क्या दिया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा। अब देखिए दोस्तों, आगे एक पैरा पढ़ लें तो हम आपको इस पे बताते हैं कि क्या क्या सवाल बन सकता है। 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। 1803 ईस्वी तक उनका संरक्षण स्वीकार किया गया। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या हो गई। दोस्तों, इस पे सवाल देखिए, शाह आलम द्वितीय का क्या नाम था? अली गौहर। इसके समय में क्या क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय ने ही लॉर्ड क्लाइव को क्या दे दिया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। इस पे सवाल आता है, ठीक है। और यही था शाह आलम द्वितीय जो 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा, ठीक है। उसके बाद 1772 के बाद मराठों के संरक्षण दिल्ली चला गया था। 1803 में इनका संरक्षण स्वीकार कर लिया था। और गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में क्या किया? शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया, ठीक। तो 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिया और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणता स्वीकार कर ली। इस तरह आप देखिए तो दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मुगल सम्राट अब क्या हो गए? पेंशनर हो गए। और इधर 1804 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या हो गई। तीसरा इसमें मेन पॉइंट क्या निकला? इसमें ये निकला कि किस मुगल शासक के काल में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो शाह आलम द्वितीय के। अब आ जाइए अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 ईस्वी। अकबर द्वितीय, बहुत अच्छा सवाल इस पे आता है कि अकबर द्वितीय, अरे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि को किसने दी? किस मुगल शासक ने? तो दोस्तों याद कर लीजिए, अकबर द्वितीय ने दी। और इसी के समय 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। तो याद कर लीजिए, इस पे सवाल पूछ सकता है कि
किसके समय में 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद हो गए? तो अकबर द्वितीय के समय में 1837 से लेकर के 1857। अब आ जाइए बहादुर शाह द्वितीय के बारे में जानिए। यह अंतिम मुगल बादशाह थे, जफर इसका उपनाम था, इसीलिए इसको बहादुर शाह जफर हम लोग कहते हैं। 1857 के विद्रोह में यही मुगल शासक था जिसके बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य आपका 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हुआ था। 1 नवंबर 1858, नोट कर लीजिए। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर कहाँ भेजा गया था? रंगून में, जहां उनकी 1862 में डेथ हो गई थी। और उनके विषय अच्छा याद रखिए, यह एक बहुत अच्छे गजल लेखक थे। इनकी एक नज़म है, बहुत फेमस है कि न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आया मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। तो दोस्तों, आपको सवाल, मुगल दरबार में कुछ दल थे, 4 दल थे मेन प्रमुख, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। तो इनकी बहुत चलती थी। आपने अभी जितना भी हमने पढ़ाया तो उसमें आपने देखा होगा कि मुगल दल आए और एक राजा को मारे फिर बैठाए, यही चल रहा था। तो आइए मुगल दरबार में जो दल थे, आइए उनके विषय में जानते हैं। इस पर भी सवाल आता है। दोस्तों, मुगल दरबार में प्रसिद्ध लेखक विलियम अर्विन बताते हैं कि मुगल दरबार में तो बहुत दल थे। कौन बताता है? प्रसिद्ध लेखक विलियम अर्विन। लेकिन ये बताते हैं कि इनमें 4 प्रमुख थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। तो इनमें पहले 3 कौन थे? मध्य एशियाई, ईरानी और अफगानी सैनिकों के वंशज थे। और तुरानी और अफगानी प्रायः सुन्नी थे, जबकि ईरानी शिया थे। तुरानी दल में निजामुल मुल्क, अमीन खां, जकरिया खां शामिल थे दोस्तों। और ईरानी दल में जुल्फिकार खां, सआदत खां, अमीर खां और इसहाक खां शामिल थे। तो अफगानियों में अली मोहम्मद खां, मोहम्मद खां, बंगश प्रमुख थे। हिंदुस्तानी दल में सैयद बंधु प्रमुख थे। तो दोस्तों, हम सैयद बंधु के विषय में शुरू करते हैं। दोस्तों, सैयद बंधु के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका इतिहास में बहुत प्रसिद्ध, बहुत बढ़िया स्थान रहा है। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले राजा के नाम से विख्यात हैं। ये आपको नोट करना है। इनके नाम अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां बाराहा हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास में 4 राजाओं को, देखिए, फर्रुखशियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को राजा बनवाया था। ये आपको सवाल आ सकता है, ये ठीक है। और इनके विषय में है कि ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे, ठीक। तथा 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सबसे शक्तिशाली थे। बाढ़ा संभवतः 12 गांव थे जो इनके थे, उसी से बिगड़ करके बना शब्द आया। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां अबुल फरह के वंशज थे। यह व्यक्ति मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया से आया था और कुछ शताब्दियों पूर्व पटियाला के समीप के प्रदेश में आकर के बस गया था, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए युद्धों में दोनों बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जजिया हटा दिया था। उन्होंने राजपूतों को भी अपनी ओर मिला लिया और महाराजा अजीत सिंह को विद्रोही के स्थान पर मित्र बना लिया। यहाँ तक कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने जाटों से भी सहानुभूति दिखलाई और उन्हीं के हस्तक्षेप से जाटों ने थूरी दुर्ग का घेरा उठा लिया। और चूड़ामन अप्रैल 1718 ईस्वी में दिल्ली आया। एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि मराठों ने भी सैयद बंधुओं का साथ दिया और छत्रपति मुगल सम्राट का नायब बन गया। सैयद बंधुओं में सबसे बड़े भाई अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद मिला। सैयद बंधु विरोधी सरदारों में सबसे सक्रिय मीर जुमला था, ये आता है, ठीक है। मीर जुमला जो सम्राट फर्रुखशियर का कृपा पात्र था। सैयद बंधुओं और सम्राट के मतभेद तब सामने आए थे जब सम्राट ने हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों के प्रमुख नेता चिन किलिच खां और अमीन खां थे। 1720 ईस्वी में चिन किलिच खां ने खान देश पर आक्रमण किया और हुसैन अली और
और शाही सेना के बीच युद्ध हुआ। तो दोस्तों हुसैन अली विजयी हुआ और सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला बंदी बना लिया गया। रंगीला को दक्षिण भारत ले जाया गया। फिर षड्यंत्र के द्वारा हुसैन अली को चूरा घोंप करके हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों। और जब अब्दुल्ला खां को पता चला कि हुसैन अली की हत्या हो गई तथा षड्यंत्रकारी में सम्राट भी शामिल है, तो उसने रफ़ी उस्सान के पुत्र शहजादे इब्राहिम को सम्राट घोषित कर दिया। दोस्तों इब्राहिम पर सवाल आ सकता है। ठीक, सम्राट मोहम्मद शाह दक्षिण भारत से वापस आया। 1720 ईस्वी में उसका अब्दुल्ला खां से युद्ध हुआ। अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया गया। 1722 ईस्वी में उसे जहर देकर के मार दिया गया। विदेशी आक्रमण। उत्तर पश्चिम से 2 विदेशी आक्रमण नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के रूप में हुआ। दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले हम ले आते हैं, जिस पे आपको सवाल आता है। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के बारे में हम आपको बताते हैं, नादिर शाह के बारे में बताते हैं, उस पर जो सवाल बनेगा उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, ये नोट कर लीजिए। ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह। ठीक, उसने अपनी ज़िंदगी एक गडरिये के चरवाहे के रूप में आरंभ की। नादिर शाह भारत के प्रति अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। उसकी इच्छा भारत के धन लूटने की थी। नादिर शाह तह मास्प शाह की मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में फारस का शासक बना था। ठीक है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? फारस का शासक था। उसने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसे कुछ मुगल दरबारियों का भी आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 ईस्वी को गजनी नगर में प्रवेश किया और 29 जून 1738 ईस्वी को काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल के मुगल शासक नादिर खान ने बिना प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली और क्षमा याचना पर नादिर शाह ने काबुल और पेशावर की गवर्नरी प्राप्त कर ली। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी खाने दौरान निजामुल मुल्क तथा सआदत खां आदि को लेकर पंजाब पहुंचा और करनाल का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। यहीं पे सवाल आता है कि करनाल का युद्ध किस तारीख को और किस सन में हुआ? करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी में हुआ। नादिर शाह के आक्रमण से घबरा कर मोहम्मद शाह 80,000 सैनिक और निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तक खाने दौरान को साथ लेकर के आक्रमणकारी को से टक्कर देने चल पड़ा। सादत खां भी उससे आ मिला। करनाल का युद्ध केवल 3 घंटे चला। खाने दौरान युद्ध में मारा गया। सादत खां को बंदी बना लिया गया। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हो गया। इससे प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया, क्योंकि यह स्थान खाने दौरान की मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। मीर बख्शी का पद सादत खां भी प्राप्त करना चाहता था। उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया, सिक्के जारी किए गए, मुगल राज समाप्त हो गया, फांसी राज आरंभ हो गया। 22 मार्च 1739 को दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई और नगर में विद्रोह हो गया और नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए गए। इस पर नादिर शाह ने नरसंहार की आज्ञा दे दी। लगभग 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। मोहम्मद शाह के अनुनय विनय करने पर कत्लेआम रुका। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा वापस जाते समय अपने साथ क्या ले गया? तख्ते ताउस यानी कोहिनूर हीरा खजाना, इतना चीज़ ले गया। दोस्तों आता है तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा और खजाना कौन ले गया? तो नादिर शाह ले गया था। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। इसके अतिरिक्त कश्मीर तथा सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश भी नादिर शाह को मिल गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। खुतबा पढ़ने तथा सिक्के चलाने का भी अधिकार लौटा दिया। अब देखिए दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण हो चुका है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में जानिए। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का वध 1747 ईस्वी में किए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन बैठा। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध 7 चढ़ाइयाँ की। दोस्तों इसी पे सवाल आता है कि हिंदुस्तान के विरुद्ध कितनी चढ़ाइयाँ की अहमद शाह अब्दाली ने और कब कब की? तो 7 चढ़ाइयाँ की अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध। मुख्य रूप से इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में क्या था? धन लूटना था। 1748 ईस्वी में उसका पंजाब पर प्रथम आक्रमण असफल रहा। दोस्तों 1748 ईस्वी में प्रथम आक्रमण था। 1749 ईस्वी में उसने पुनः आक्रमण किया, पंजाब के गवर्नर मुइनुल मुल्क को परास्त किया।
ठीक है। और 1749 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया, पंजाब के मुइन मुल्क को परास्त किया। और 1752 ईस्वी में उसने पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। तो 7 आक्रमण में से 3 आक्रमण आप जान चुके हैं, 1748, 1749, 1752, ठीक है। और सम्राट अहमद शाह ने अब्दाली ने सिंध था पंजाब को प्रदेश दे दिया। नवंबर 1753 ईस्वी में मुइन मुल्क की मृत्यु हो जाने पर वजीर इमादुल मुल्क को अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार बना दिया गया। अहमद शाह अब्दाली ने इसे पंजाब कार्य में हस्तक्षेप बतलाया और नवंबर 1756 ईस्वी में भारतीय सीमाओं को उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 ईस्वी में वह दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा का लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट इमादुल मुल्क को वजीर और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी अपना मुख्य एजेंट नियुक्त किया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अब्दाली ने ही आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया था, इमादुल मुल्क को वजीर बनाया था और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी। और साथ में जानते हैं नजीबुद्दौला कौन था? उसका मुख्य एजेंट था अहमद शाह अब्दाली का। दोस्तों अगला पैरा, मार्च 1758 ईस्वी में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा। उसने नजीबुद्दौला को क्या किया? दिल्ली से निकाल दिया और फिर पंजाब को लूटा और अंत में अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर लौट गया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से बदला लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया। फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मराठा सरदार ये रघुनाथ राव जब दिल्ली आए थे उनके और नजीबुद्दौला को हटाने के कारण अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठा की पूर्णतः हार हुई थी। दोस्तों अब्दाली ने 20 मार्च 1761 ईस्वी को दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम सेकंड को सम्राट बना दिया और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना दिया और इमादुल मुल्क को वजीर बना दिया। अहमद शाह अब्दाली भारत को छठी बार मार्च 1764 ईस्वी में आया और अब्दाली का उद्देश्य सिखों को सजा देना था जिन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, परंतु उसने अफगानिस्तान के आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण वापस हो गया। और अब्दाली का अंतिम आक्रमण आप नोट कर लीजिए। अब्दाली कुल 7 आक्रमण किए थे, जिसमें अंतिम आक्रमण 7वां है। मार्च 1767 ईस्वी में यह आक्रमण असफल रहा और वह सिखों को कुचल नहीं सका। दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन के कारण पर पीजीटी में आप देखेंगे बड़ा प्रश्न, क्या 1-2 प्रश्न पूछता है और बहुत बढ़िया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, इस पे सवाल आता है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण आप एक नहीं कह सकते, कई है। औरंगजेब का उत्तरदायित्व देखिए, यद्यपि मुगल साम्राज्य अधिकतर विस्तार और औरंगजेब के काल में, परंतु पतन के चिन्ह भी आप औरंगजेब के काल में ही देख सकते हैं। औरंगजेब की धर्मांता की नीति थी। हाँ, सिखों, जाटों, बुंदेलों, राजपूतों, मराठों ने इसके कारण विद्रोह कर दिया। जजिया पुनः लागू करने था, अन्य सामाजिक अपमानों के कारण सतनामी, बुंदेल, जाटों ने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब की दक्षिणी की मूर्खतापूर्ण नीति थी जो 25 वर्षों तक चलती रही। वस्तुतः अच्छा, जब 25 वर्षों तक चलती रही तो के कारण राज्य समस्त साधनों पर इतना बोझ पड़ा कि धन, सेना इत्यादि सबका नाश हो गया। वस्तु दक्कन का नासूर मुगल साम्राज्य के लिए उतना ही घातक सिद्ध हुआ जितना नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर। इस पे सवाल आता है, ठीक है। तो औरंगजेब का ये जो दक्षिण नीति थी, इसके लिए ये सेंटेंस कहा गया कि दक्कन का नासूर मुगल साम्राज्य के लिए उतना ही घातक सिद्ध हुआ जितना नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर। ये आप तैयार कर लीजिए। अब आ जाइए दूसरा कारण, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि मुगल साम्राज्य एक राजतंत्रात्मक साम्राज्य था। इस पर शासन व्यवस्था के सम्राट का पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व विशेष महत्व रखता था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी दुर्बल एवं नैतिक रूप से पतित थे। देखिए बहादुर शाह साहिब खबर थे, जहांदार शाह लंपट मूर्ख था। देखिए 2 सवाल मिल गया आपको, साहिब खबर, बहादुर शाह लंपट मूर्ख, जहांदार शाह फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, ठीक। इस पे आपको सवाल मिल गया। मुगल का तीसरा कारण है मुगल अभिजात वर्ग का पतन। सम्राटों की देखा मुगल अभिजात वर्ग ने भी परिश्रमी व कठोर सैनिक जीवन छोड़ दिया। डॉक्टर जमुना सरकार ने उसके विषय में लगी सरकार ने वीर गाथाओं का वर्णन 3 पृष्ठों में होता तो उसके पुत्र का प्राय 1 पृष्ठ और पौत्र केवल कुछ पंक्ति में। इस प्रकार अभिजात वर्ग के लोगों में जर्जरता आ गई और उसके कारण उत्तम शासक वर्ग था, वीर सैनिक नेताओं का देश के अभाव हो गया। दोस्तों चौथा पॉइंट है दरबार में गुटबंदी। औरंगजेब के अंतिम